नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में। जी हां, जहां पर आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की मैथ्स को सिखाया जाएगा, थ्योरी पार्ट सिखाई जाएगी, पूरी बेसिक की तैयारी की जाएगी, जिससे कि आज तक जो आपने नहीं किया है, आप क्या करते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस और सॉल्यूशन करते थे, जिससे कि आपकी मैथ्स में कमजोरी हमेशा बनी रहती थी और एग्जामिनेशन रूम से निकलने के बाद आपको हमेशा एहसास होता था, काश मैं मैथ्स को 1 साल या कम से कम 6 महीना अच्छी तरह से बेसिक से पढ़ लिया होता, तो आज मैं मैथ्स की पूरी क्वेश्चंस को अटेंड कर पाता। तो ये जो आपके अंदर मन में जो कसक रहती है ना, आप सोचते तो हो पर पूरा करते नहीं हो, क्योंकि जैसे एग्जामिनेशंस आती है, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हो, बेसिक के बारे में कभी नहीं जानते, जिसके कारण से आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती है, आपका मैथ्स में स्पीड नहीं बनता, जिसके कारण से स्कोर नहीं हो पाता और मेरिट लिस्ट में आप छट जाते हो। ये बिल्कुल एकदम सही बात है, जो आप हर बार एहसास तो करते हो, लेकिन इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होते हो, कभी भी करते नहीं हो। ठीक है? तो इस बार अपने वादे के साथ आप ज़रूर इस मैथ्स कोर्स के साथ, कंप्लीट बेसिक मैथ्स के कोर्स मेरे साथ जुड़ें और मैथ्स की पूरी तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, इसी वादे के साथ मैं आप सभी के लिए आज फ्रैक्शंस का पार्ट 1 लेके आया हूँ। तो जल्दी से पेन पेपर ले लीजिए और पेन पेपर लेकर फ्रैक्शंस के बेसिक पार्टों के बारे में जानिए। तो देखिए फ्रैक्शंस होता क्या है? फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे सीखते हैं? तो फ्रैक्शंस को सभी दोस्तों आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस को भिन्न कहते हैं। भिन्न होता क्या है ना? भिन्न क्या होता है? तो भिन्न दोस्तों हम देखते हैं कि जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट होता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे हर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हर जीरो हो गया तो वो क्या होगा? वो फ्रैक्शंस ही नहीं होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में यदि p p बाई 0 में यदि कर दूँ, p बाई 0 कर दूँ तो ये क्या होता है? ये इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ठीक है ना? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। तो जब अनंत हो जाएगा तो ये कहाँ से फ्रैक्शंस होगा? ठीक है ना? और ये ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ये ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में अंश कहते हैं और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात सभी को पता होगी। लेकिन लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकता। क्यों? हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, p 0 हो सकता है। p आपकी 0 हो सकता है। जैसे कि कहा कि क्या 0 फ्रैक्शंस है? तो जी हाँ, 0 फ्रैक्शंस है, क्योंकि 0/1 ये भिन्न है। 0/1 क्या है? भिन्न है। पर 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, ये भिन्न नहीं है। ठीक है ना? तो आइए भिन्न भिन्न जैसे कि किस को हम भिन्न कहेंगे? किस को भिन्न कहेंगे? जैसे 3 मैंने 5 लिख दिया, है ना? 7 मैंने 8 लिख दिया, ठीक है? 15/16 लिख दिया, ये सब भिन्न है। माइनस में लिखा मैंने -2/3, है ना? फिर मैंने लिखा -4/5, ये सब भिन्न है। ये सारे ही भिन्न है, ठीक है ना? जिसमें अंश और हर हो, वो क्या कहलाएँगे? भिन्न कहलाएँगे। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए, दूसरी बातें क्या होती है कि दोस्तों भिन्न तो मैंने समझा कि p बाई क्यू को भिन्न कहते हैं, लेकिन भिन्न होती कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों भिन्न बेसिकली तो 2 प्रकार की होती है, पर एक भी भिन्न होती है, उसी के बारे में भी मैं बताऊँगा। तो देखिए पहला जो भिन्न होता है, वो क्या होता है? प्रॉपर। पहला जो भिन्न होता है, वो क्या होता है? प्रॉपर भिन्न होता है। तो मैंने यहाँ लिखा प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना? प्रॉपर फ्रैक्शंस। दूसरी जो भिन्न होती है, वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। अब 2 मिनट आप मुझे समय दीजिए, मैं अभी इसके बारे में समझा देता हूँ। और दूसरी क्या होती है? अनुचित भिन्न। क्या होती है? अनुचित भिन्न, ठीक है? अब हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दे रहा हूँ। एक होती उचित भिन्न, एक होती अनुचित भिन्न, ठीक? अब उचित भिन्न मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें जो p बाई क्यू होगा ना, इसमें जो p बाई क्यू होगा, समझना ध्यान से, इसमें जो p बाई क्यू होगा, p जो होगा ना वो छोटा होगा, ध्यान समझना। ये क्या होगा? ये छोटा होगा। ये क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है ना? और डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा।
ये सबसे बड़ी पहचान है। और इसमें जो पी बाई क्यू होगा ना, इसमें जो पी बाई क्यू होगा, ये न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब P लेस देन Q होगा, है ना, यानी P जो होगा Q से हमेशा एक से छोटा होगा। और ये क्या होगा, P, ये जो होगा P बड़ा होगा Q से। कहने का मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बाई Q क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और ये P बाई Q क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल भी मुझे देना है। P बाई Q क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ रहे हैं? तो कुछ एग्जाम्पल बताइए सर। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 3/4, ठीक है, ध्यान से समझना। 3/4 उचित भिन्न है, यानी प्रॉपर भिन्न। भिन्न एक्चुअल में इसी को कहा जाता है। ये तो जबरदस्ती है, ये जो है ना, ये जबरदस्ती है। भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपकी एग्जामिनेशन होती है 100 नंबर की, 100 नंबर की एग्जामिनेशन होती है जिसमें आप 70 लाते हो, तो यही तो प्रॉपर विन है। आपको कभी क्या 100 से ज्यादा नंबर आ सकता है? आपको 100 में क्या 150 मिल सकता है? नहीं ना। 100 में 150 आपको कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए इसे नाम है अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न से क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। ठीक है ना, तो मिश्र भिन्न के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो p का मान है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या एक छोटा होगा। एक छोटा मतलब एक संख्या छोटा नहीं, मतलब एक से छोटा, यानी मिनिमम एक। बात समझ रहे हो, मिनिमम एक। या यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ लिखा 7/12, ये भी उचित भिन्न है, तो एक से बड़ा है ना। एक से बड़ा मतलब 2 3 4 कुछ भी बड़ा हो सकता है। हर हालत में सीधी सी बात इतनी समझो ना कि न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। मैं 5/13 लिखा, है ना, मैं 7/19 लिखा। ये सारी क्या, सारे के सारे क्या प्रॉपर भिन्न है। और इसकी क्या थी, किसी को उल्टा कर दो, 4/3, है ना, फिर 12/7 कर दो, है ना, 13/5 कर दो, ठीक है, फिर 19/8 कर दो। ये सारे के सारे क्या है, अनुचित भिन्न है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है मिश्रित भिन्न, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं इसे हम, मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस को ही हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। दोस्तों मिश्रित भिन्न किससे बनता है? मिश्रित भिन्न जो बनता है ना, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर इसकी ये होती कैसी है, देखने में कैसी होती है, ये देखने में होती है 1/3/4 मैंने लिखा, 2 अब देखो मिक्स फ्रैक्शंस में ना बहुत बड़ी बड़ी चीज बातें हैं। 3 मैंने मान लो 5 लिखा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है, यानी इंटीजर्स होता है। 3/4/मैं 5 लिखा, समझना। तो मिश्रित भिन्न में ना, मिश्रित भिन्न में एक भाग, इसका कोई जरूरत है क्या, आपको भिन्न देना है। देखो एक पूर्णांक निकलने के बाद ये जो देखो 3/4, ये पूर्णांक निकलने के बाद 3/5, ये पूर्णांक निकलने के बाद 4/5। क्या पूर्णांक को निकलने के बाद जो ये पार्ट आपको दिखाई, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं अच्छी तरह से, 3/4, तो पूर्णांक निकलने के बाद ये तो पूर्णांक हो गया, आपका क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया, ठीक है, ये पूर्णांक हो गया, यानी इंटीजर्स। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट ही क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस का ना मतलब उचित भिन्न है। यानी मिश्रित भिन्न क्या करता है, मिश्रित भिन्न क्या करता है, पूर्णांक को बाहर निकालकर फिर इसको प्रॉपर में रखता है। बात समझ में आई? तो आपको इसमें दो चीज देता है कि मिश्रित भिन्न बनती कैसी है। तो मिश्रित भिन्न जो बनती है ना, वो इम्प्रॉपर से ही बनती है। किससे बनती है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से क्या बनती है, मिक्स बनती है। ठीक है ना, इम्प्रॉपर से ही मिक्स बनती है। जैसे देखो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 17/5 ले लिया, 17/5 ले लिया। अब 17 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 17 किससे किया, 5 से किया। तो 5×3=15, 5×3=15, और यहाँ क्या बचा, 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि किस तरह से होती है। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो ये 5 से डिवीजन हो रही है ना, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर हमेशा डिविडेंड बने, यहाँ पर क्वेश्चंस होता है, तो ये 3, यानी ये वाला भाग यहाँ पर, रिमाइंडर हमेशा ऊपर होता है।
तो देखो यहाँ पर ये 3 पूर्णांक निकल गया ना, और ये 2/5। इसी को मैं फिर ऐसे लिख दूंगा, 3 प्लस 2/5। अब फिर मैं 5 दिए 15 कर दूं, फिर मैं यहाँ 5 दिए 15 कर दूं, ये 15 मैंने किया, प्लस यहाँ 2 किया, बट्टे 5 कर दिया, फिर से ये क्या हो गई, 17/5 हो गई। तो कहने का मतलब इम्प्रॉपर से मिक्स बनता है, और मिक्स से क्या बनता है, मिक्स से क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन से क्या बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से हाँ या ना बोलो। कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शंस बनता है ना? और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया 17/5, और उसका मिक्स फ्रैक्शन आपके यहाँ पर सामने है। अब फिर मिक्स फ्रैक्शंस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। आपको इतनी बातें समझ में आई? क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे भैया ये सब क्यों बता रहे हो? अब बोलोगे ना कि भैया ये सब क्यों बता रहे हो? तो मैंने बोला कि भैया बात ऐसी है कि मैं आपसे दे दूं कि 72 मिनट। तो आप बोलोगे 72 मिनट, 72 मिनट को घंटा में करो। मैंने सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा कि 72 में, देखो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ कि 72 मिनट को घंटा में बदलो। अब बोलोगे 72 मिनट घंटा में कैसे? तो आप सभी को पता है कि 72 को आप क्या करोगे, 60 से भागा दोगे। जब 72 को 60 से भागा दोगे तो 60 एकम 60, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 12/60 बचेगा, बचेगा ना? तो एक आपका क्या हो गया, घंटा हो गया। अब फिर इसे आप डिवाइड कर दो, फिर इसे क्या करोगे, 12 एकम 12, अब 12 पंचे 60। यानी आपको पता है कि 1/1/5 ऐसे यदि घंटा में भी लिखा रहे, तो आप 1 घंटा को बाहर कर लोगे, और 1/5 को फिर से मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये टोटल के टोटल घंटा हो गया। लेकिन सेम इसी तरह से ऐसा लिखा रहे, 1 घंटा लिखा रहे, है ना? 1/1/5 घंटा लिखा रहा है, और आपको बोले तो आप बोले भैया देख भाई, ये तो 1 घंटा पूरा है। हाँ, ये 1 घंटा पूरा है। अब ये कितना मिनट है, तो आप क्या करोगे, इसको 1/5 को क्या करते हो, डायरेक्ट 60 से इंटू करते हो, तो आप तुरंत बता देते हो 1 घंटा कितना मिनट हो गया, 12 मिनट। आप तुरंत बताते हो कि नहीं बताते हो, जल्दी बताओ। तो दोस्तों आपको जो फ्रैक्शंस है ना, हर चैप्टर में हर जगह काम आती है, लेकिन आप इसकी बेसिक को नहीं सीखते हो। आप सोचते हो कैसे 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 कैलकुलेशन हो गया, इतना फास्ट आप कैसे कर दिए। तो वही चीजें आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। जब तक आप इस चीजों को नहीं सीखेंगे ना, तब तक आपको ये बेसिक कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन कभी भी नहीं हो। अब चिल्लाते रह जाओ कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे करेंगे, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है ना? और देखो, और देखो यहाँ पर उसके उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आपने सुना होगा, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस का मतलब होता है सतत भिन्न, समझना, सतत भिन्न। ठीक है ना? सतत भिन्न क्या होती है, आपने देखा होगा एसएससी एग्जामिनेशंस में इस तरह से क्वेश्चंस आपकी आती है। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखे होंगे कि बहुत आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। याद आ रहा है आपको, है ना? इस तरह की भिन्न होती है, उसे सतत भिन्न कहते हैं। ठीक? अब जो मैं, और इसी में देखिए एक और जो चीज़ होती है वो होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो वो अलग चीज़ है, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना। ठीक है ना? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो अलग चीज़ होती है, कंटिन्यूड भिन्न अलग होती है। इसे समानुपाती, इसे सतत समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसे सतत समानुपात कहते हैं। ठीक है? ध्यान से देखना, क्योंकि ये बेसिक आपको मैथ्स को फास्ट कराएगी। जैसे आप लिखते हो ना कि ए, बी, सी कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन है, तो आप कैसे लिखते हो? ए बटा बी, फिर क्या लिखते हो? बी बटा सी, इसको के मानते हो। तो ये अलग चीज़ है। ठीक ना? ठीक? आइए, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं इसमें, वो है आपके पास, अब देखो भैया, फ्रैक्शंस में ना 2 तरह की फ्रैक्शन होती है। एक होती है लाइक फ्रैक्शन। क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन। समझना, हाँ? एक होती है लाइक फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं समभिन्न। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समभिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समभिन्न कहते हैं। ठीक है ना? समभिन्न कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। समभिन्न मतलब वैसे भिन्न जिसके हर बराबर हो। इसके क्या बराबर हो? वैसे भिन्न, वैसे भिन्न जिसके
हर बराबर हो, वैसे भिन्न जिसके हर बराबर हो, है ना? वैसे भिन्न जिसके हर क्या हो, बराबर हो। जैसे कि देखो 3/7 मैंने लिखा, 5/7 मैंने लिखा, 2/7 लिखा, 6/7 लिखा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर क्या है? हर क्या है? बराबर है। हर क्या है यहाँ पर? हर बराबर है ना? ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है? दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है अनलाइक। दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है विषम भिन्न। क्या होता है? विषम भिन्न। ठीक है ना? विषम भिन्न क्या होती है? जिसकी अंश और हर बराबर ना हो। जैसे कि कुछ भी इसमें कर देते हैं। हाँ? इसमें क्या होता है? कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे 5/8, 5/8 हो गया, 3/7 हो गया, 5/12 हो गया, है ना? कुछ भी। ये क्या होती है? विषम भिन्न। आई बात यहाँ तक समझ में? उम्मीद करते हैं कि सभी को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी, है ना? तो और भी आगे चीज़ें सीखते हैं। तो ये हो गया आपको लाइक फ्रैक्शंस, और ये क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी अनलाइक फ्रैक्शंस में अंश और हर एक क्या होती है? बराबर नहीं होती है ना? चलिए, अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाना, मैंने सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है। एक मैं प्रश्न आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। एक प्रश्न आपके सामने, खूबसूरत प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। क्या भिन्न को समान रूप, यानी भिन्न का यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी क्या कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म, समझ रहे हैं यहाँ पर? हम लोग भिन्न को क्या करते हैं? भिन्न को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में भिन्न को करना, ठीक ना? भिन्न को क्या करना? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको एक संख्या दे दिया, ऊपर लिख दिया 24 और नीचे लिख दिया 36। हाँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। और मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन ऑप्शन रख दी। ऑप्शन नंबर 1 मैंने रखा, ध्यान समझना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। और ऑप्शन देखना, ऑप्शन क्या है? क्या ये उचित भिन्न होगा? उचित भिन्न, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 मैंने लिखा, क्या अनुचित भिन्न होगा? है ना? पढ़ना है ना भाई? पढ़ना है तो बेसिक से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, सेग्रीगेट करके पढ़ो, बने पूरी निचोड़ के पढ़ो। भाग कर कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी हाल फिर उसी तरह हो जाएगी, फिर आप एग्ज़ामिनेशन से निकलोगे, फिर वो काश यार मैं बेसिक से पढ़ लिया रहता ना, तो आज मेरी तो हो जाती। अंश और हर को एलसीएम से काटने पर, अंश और हर को एलसीएम से काटने पर, एलसीएम से काटने पर, ठीक है ना? अंश और हर को एलसीएम काटने पर। और फिर बोल रहा है अंश और हर को एचसीएफ से काटने पर। देखो कौन सही आंसर देता है ना? इस तरह से यदि मान लो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अंश और हर को एलसीएम से काटने पर, अंश और हर को एचसीएफ से काटने पर, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है? क्यों होगा सर जी? क्योंकि आप तो कुछ भी बोल सकते हो ना। इसको आप 2 से भाग लगा दोगे तो आप बोलोगे सर 12/18। लेकिन क्या 12/18 सिंपलेस्ट फॉर्म होगा? नहीं ना। आप 4 से लगा दो, बोलोगे 6/9, आप बोलोगे 6/9, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा? नहीं। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो रहा है बताओ? इन दोनों का एचसीएफ मैक्सिमम, एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 12, है ना? इन दोनों का एचसीएफ होगा 12, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। यानी किससे काटने पर? अंश और हर का एचसीएफ से काटने पर। तो ये इसकी राइट आंसर हो गई, है ना? और सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है? दूसरी जो चीजें हमें सीखनी पड़ती है वो होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या होती है? इक्विवेलेंट। आपने सुना होगा किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि उसको समतुल्य, मतलब समतुल्यांक क्या करना? समतुल्यांक करना। समतुल्यांक। जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ कि 3/4, 3/4 का समतुल्यांक करोगे तो एक ही संख्या से गुणा करना होगा ना, 3/2, 4/2,
यानी समतुल्यांक हो गया ना, यानी 6 बट्टा कितना हो गया, 8 हो गया, है ना? और भी यदि करना इसको करना हो, मैं किसी भी संख्या से ऊपर-नीचे गुणा कर दूँ, तो ये क्या हो गया, समतुल्यांक हो गया। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो सभी को पता है कि ऐसे कर दोगे। जैसे कि मान लो कि कोई फ्रैक्शंस आ गई, जैसे कि मान लो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल रखा 3/2 है प्लस 4/6 है, नहीं 4/6 नहीं रखता हूँ ऐसा 4/5 है, ठीक है? अब प्लस 3/4, ठीक है? इसको कैसे करोगे? देखो, तो मैंने सोचा कि दोस्तों यहाँ पर क्यों ना सबको सभी के हर को बराबर कर दूँ। सभी को हर को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने सोचा सभी को हर को बराबर करने के लिए मैं इसको 5 से गुणा कर दूँ, इसको 5 से गुणा कर दूँ, इसे भी 5 से गुणा करना होगा। क्यों 5 से? क्योंकि हर को बराबर करना है। इसे मैंने 4 से गुणा कर दिया, इसे मैंने 10 से गुणा कर दिया। तो इसे भी 4 से गुणा करना पड़ा और इसे मैंने 10 से तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर सबकी हरे 20, 20, 20, 20 हो गई। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा। आप 10 देखो यहाँ पर आप ऊपर को जोड़ दो आंसर हो गया 30 प्लस 16 प्लस 15 यानी 15 16 हो गया 31 38 30 60 और यहाँ पर 61 बटे आपका 20 आंसर हो गया। बातें समझ में आई? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भिन्न को हम समतुल्यांक करके जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ों को निकाल सकते हैं। अभी भारी लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना, है ना? लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। जैसे देखो कि मैंने एक लिखा, जैसे फिर एक मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने फिर एक एग्ज़ाम्पल दिया देखो, मैंने लिखा 3/12 ध्यान समझना, जल्दी से मुझे करके दिखाओ। 3/12 मैंने लिखा, है ना? फिर 6/15 लिखा, मान लो कि मैंने 6/15 लिखा और क्या लिखूँ? और क्या लिखूँ? 3/20 लिख रहा हूँ। अब मुझे पता है कि 12, 15, 20 बोलोगे सर जी वही बात तो हुआ एलसीएम ही तो निकाल रहे हो। हाँ भाई एलसीएम ही निकाल रहा हूँ, है ना? तो टाइम वेस्ट नहीं ना कर रहा हूँ एलसीएम निकाल कर। फिर उसको एक लाइन कर रहा है ये सब तो नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर चीजें क्या हो जा रही है कि यहाँ पर देखो सबको बराबर करो तो मैंने इसे क्या किया 5 से गुना किया, इसको मैंने 4 से गुना किया और इसको मैंने 3 से गुना किया। तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ा, इधर भी 4 से गुना करना पड़ा और इधर भी 5 से गुना करना। यानी बस हो गया मेरा बराबर यहाँ ना 3 बट्टे सॉरी यहाँ कितनी हो जाएगी 15/60 बराबर हो गई ना 24/60 फिर 9/60। अब जोड़ घटाव कुछ भी करने बोले ना फटाफट कर लोगे, फटाफट कर लोगे आप लोग, ठीक है ना? आ जाओ। अब जो दूसरी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे कभी-कभी आप देखते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब क्या होता है कि यदि किसी भिन्न का a बटा b हो, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? b बटा a हो जाएगा, है ना? तभी तो बोलते हैं इनके इन्वर्सों का गुणनफल कैसे होगा? मतलब 3/4 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया। 3/4 के इन्वर्स का गुणनफल क्या होगा? है ना? इन्वर्स के गुणनफल क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे सर इन्वर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे पता है ना। तो 3/4 के इन्वर्स किसी भी इन्वर्स का जो गुणनफल होता है ना भाइयों वो 1 होता है। जैसे कि a बाय b तो गुणनफल क्या होगा? b बाय a यानी क्या होगा? हमेशा a, ठीक है? अब चलिए बहुत जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हाँ, इन मल्टीप्लिटी इन्वर्स देखिए ना, इसे हम तत्समक कहते हैं, गुणा का तत्समक। क्या कहते हैं? गुणा का तत्समक, ध्यान से समझना। गुणा का तत्समक कहते हैं, ठीक है ना? गुणा का तत्समक कहते हैं, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का लास्ट टॉपिक है, ध्यान समझना कि कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शंस। ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी को भी हम किस तरह से कंपैरिजंस करते हैं। यानी जो कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शंस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शन यानी कंपैरिजन फ्रैक्शन किस तरह से हम छोटा-बड़ा जाँच करेंगे।
ठीक है। छोटा बड़ा कैसे जांच करें, जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो, जैसे 3/7 लिया, 4/7 लिया, 5/7 लिया, 8/7 लिया। तो दोस्तों जब लाइक फ्रैक्शंस हो, क्या हो, लाइक फ्रैक्शन हो ना, लाइक, जब लाइक फ्रैक्शन आपके पास हो यानी हर समान हो, तो जो बड़ा है ना, जैसे कि मैंने इसको 1 नंबर दिया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। जैसे छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, तो देखो हर जब समान हो ना, हर जब समान हो तो ऊपर वाला छोटा तो छोटा। हर समान होने पर मैं लिख भी देता हूँ लाइक फ्रैक्शन में, हर समान होने पर, है ना, हर समान होने पर, न्यूमरेटर छोटा होने पर, न्यूमरेटर छोटा होने पर छोटा, है ना, न्यूमरेटर छोटा होने पर छोटा, पर न्यूमरेटर बड़ा होने पर, न्यूमरेटर बड़ा होने पर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा होने पर बड़ा। बात समझ रहे हो? इसमें सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा 1 यानी 3/7 सबसे छोटी है। 3/7 से छोटा कौन है? 4/7, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ही है। उसके बाद 5/7, उसके बाद 8/7। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? अब दोस्तों यहाँ पर हम किसे क्या कहते हैं ध्यान से समझना। जब असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी वाले भी समझना और इंग्लिश वाले भी समझना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा। क्या होता है? छोटा से बड़ा। अब एक और इसमें एक कन्फ्यूजन वर्ड रहता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आरोही, है ना? इसे हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम। ठीक। दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। बड़ा से छोटा का मतलब अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, बात समझ में आई, अवरोही क्रम। दोस्तों इसमें एक और चीज है, मैं जैसे कि किसी भी फ्रैक्शंस को, अब जैसे मान लो अनलाइक फ्रैक्शंस रहा, सवाल आ रहा है कि अनलाइक फ्रैक्शंस रहा तो क्या करेंगे, अनलाइक को कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि मान लो कि अनलाइक फ्रैक्शंस आपके दे दिए हैं, है ना, आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ है 3/5 और यहाँ पर 4/3 है। ठीक। तो इसमें बड़ा छोटा बताना बहुत ही आसान है, इसमें बड़ा छोटा बताना बहुत ही आसान है। जब दो फ्रैक्शंस आपके साथ हो ना, तो इसमें बड़ा छोटा बताना बहुत ही, इससे पहला जो नियम है ना, देखिए, किसी जैसे मान लो कि मैं पहले बता दूं कि मैं 3 फ्रैक्शंस, मैं फ्रैक्शंस ले लेता हूँ, अनलाइक फ्रैक्शंस लेता हूँ। एक ले लिया मैंने 3/5, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट क्लास में और भी इसकी डिटेल में बताऊंगा। 2/7, फिर मैंने ले लिया 8/9, ठीक है ना, फिर मैंने ले लिया 5/6, ठीक है, इस तरह से ले लिया। तो दोस्तों इसे 4 मेथड है, सॉरी, इसे 3 मेथड में सॉल्व करते हैं। एक जो नंबर मेथड है, पहला जो मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं? क्रॉस। दूसरा जो मेथड है ना, वो होता है डिफरेंसेस, मतलब क्या करते हैं, परसेंटेज बेस्ड भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बेस्ड। और तीसरा जो मेथड है ना, उसको डिफरेंसेस, डिफरेंसेस करके निकाल देना, यानी कहने मतलब उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। क्या कहते हैं? एलसीएम मेथड। दोस्तों अभी सवाल ये है कि आप ये जो 4 आपने फ्रैक्शंस लिखे हैं, ये फ्रैक्शंस को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्रॉस, जब 2 फ्रैक्शंस हो ना, जैसे मान लो इन 2 फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयर करना हो, तो क्या करते हैं, 3/5 लिया और यहाँ पर 2/7 लिया। ध्यान समझना, 7 दिए क्या कर लिया, 21, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 21, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 10। अब दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा, यानी ये बड़ा हो गया, यानी 3/5 बड़ा हो गया। ठीक है ना? अब इन दोनों फ्रैक्शंस को यदि करता हूँ, है ना, इन दोनों फ्रैक्शंस, देखो ये बड़ा हो गया ना, हमें पूछा है बड़ा, ध्यान समझना, हमें क्या पूछा, सबसे बड़ा। यहाँ क्या पूछा है, सबसे बड़ा, मैंने इन दोनों से लिया, पूछा है सबसे बड़ा, यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे बड़ा।
तो इन दोनों में कौन जीत गया? ये जीत गया। अब इसकी तुलना में किसके साथ करूं? इसके साथ करूं। अब फिर 3/5 के साथ मैं किसके साथ कर रहा हूं? 8/9 के साथ। तो 9 3 यहाँ पर 27 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। अब कौन जीत गया? ये जीत गया। अब इसकी तुलना इसके साथ करूंगा, यानी 8/9 के साथ 5/6 को गुना कर रहा हूं। 6 8 48 और 9 पंचे 45। कौन जीत गया? ये जीत गया। यानी इसमें से सबसे बड़ा जो भिन्न है ना, सबसे बड़ा जो भिन्न है वो कौन है? 8/9 है। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें बोल देखिए सबसे छोटा कौन? तो देखो यहाँ देखो, यहाँ लिखो फ्रैक्शंस को, यहाँ फ्रैक्शंस को लिखो। मैंने इसी फ्रैक्शंस को यहाँ पर लिखा 3/5 कॉमा, ध्यान से देखना, 3/5 2/7 8/9 5/6। ध्यान से देखो, यहीं पर देखो 5 दूनी 10, इसको इससे गुना करो, 5 दूनी 10 7 तिया 21, यानी ये छोटा है। अब इससे इससे करो, है ना, क्योंकि 7 तिया 21 ये 21 हो गया, 5 दूनी 10 ये 10 हो गया, यानी ये छोटा। अब इसकी तुलना करो, 9 दूनी 18 7 8 56, यानी फिर ये छोटा हो गया। फिर इसकी तुलना इसके साथ करो, 6 दूनी 12 7 पंचे 35, यानी सबसे छोटा कौन है? देखो तुरंत हो गया। यानी इसमें से सबसे छोटा है ना, छोटा जो बाबू है, छोटा जो है वो कौन है यहाँ पर? 2/7। बातें समझ में आई आपको? तो दोस्तों यहाँ तक आपकी क्लास कैसी लगी? बाकी जो ये परसेंटेज बेस्ड मेथड है और एलसीएम बेस्ड मेथड है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। और यदि भाई लोग अभी तक यदि कमेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से पूरी अच्छी तरह से मैथ बताई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।